हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, ठीक है। आइए चलते हैं बिना समय गंवाए। आज का जो टॉपिक है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और ये आज आपकी बायोलॉजी की लास्ट लेक्चर होगी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पढ़ने वाले लोग जरूर इस लेक्चर को पूरा देखा करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। रोज की तरह मैं सब कुछ हिंदी में लिखूंगा, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में फिर फर्दर डिवीजन होता है, जैसे एक्सोक्राइन कह देते हैं कि जो अंतःस्रावी होने के बावजूद एक स्राव जो है वो बाहर की ओर करती हैं। अभी मैं बताता हूँ कौन कौन सी हैं। एंडोक्राइन बाकी होती हैं जो अंतःस्रावी अंदर ही रह जाता है शरीर को, और मिक्स ग्लैंड होती है, ठीक है। जैसे पैंक्रियाज जो है, ठीक है ना, CREAS, ठीक है ना। पैंक्रियाज जो है वो अग्न्याशय हिंदी में बोलते हैं, ये जो है आपकी मिक्स टाइप ग्लैंड है। एंडोक्राइन में बहुत सारी ग्रंथियां यहाँ नीचे लिखा हुआ है मैंने, और एक्सोक्राइन में भी कुछ ग्रंथियां हैं, जैसे श्वेत ग्रंथि हो गई, आपकी पसीने की ग्रंथि हो गई, ठीक, या मेमोरी ग्लैंड्स हो गए जो दुग्ध निकलता है, लैक्राइमल हो गई, आंसू निकलता है, ठीक है। इस प्रकार की जो ग्रंथियां इनको एक्सोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो इस प्रकार हो गई बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, मिक्स यानी कि मिश्रित ग्रंथियां, ठीक है ना, मिश्रित ग्रंथियां। चलिए अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या क्या आता है। एक आती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पहली आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आएगी जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। फिर आता आपकी थायराइड, ठीक ना, थायराइड। फिर आता क्या, पैराथायराइड, ठीक। फिर आता है थाइमस ग्रंथि, पीनल ग्लैंड, टेस्टिस, उसके बाद ओवरी, हाइपोथैलेमस और एड्रेनलिन। चलिए एड्रीनल ग्रंथि है, इसको बोल दीजिए एड्रीनल, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या है। जो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये आपके पहली बात तो ब्रेन में स्थित होती है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी ग्रंथि है, ये आपके ब्रेन में स्थित होती है यानी कि मस्तिष्क में स्थित होती है। मतलब एक तो पोस्टीरियर लोब में स्थित होती है और एक एंटीरियर लोब में स्थित होती है, यानी कि एक पश्चपाली में पीछे के साइड में स्थित होती है, एक अग्रपाली में स्थित होती है, ठीक है ना। तो जो इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके बारे में जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हार्मोन्स जो होंगे मैं उनको येलो करूंगा, आप देखिएगा। सबसे पहला इसमें से हार्मोन निकलेगा वैसोप्रेसिन। क्या निकलेगा, वैसोप्रेसिन। मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, वैसोप्रेसिन, ठीक है ना। वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है ये, और दूसरा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। देखिए ये लेक्चर मैं उनके लिए नहीं बनाता हूं जो इस लेक्चर को आराम से लेट करके सुनना चाहते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है या फिर आप अगर कहीं भी राइट डाउन नहीं कर रहे हो तो ये भगवत भजन की तरह आप इसको 10 सेकंड से ज़्यादा सुन नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी। ये मैं कोई रानी की वाव टाइप जो मतलब ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। वो दुपट्टा ओढ़ के और इस तरह की ये चीज़ें नहीं है। इसको आप कॉपी पेन लेकर के आपको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा एक स्ट्रिक्ट सजेशन है आपको कि अगर आप ऐसे हैं जो मस्ती में दिवा स्वप्न देखते हैं कि मेरा PCS, मेरा IAS और मेरे बहुत सारे बड़े एग्जाम हो जाएंगे, मैं तो लेट करके सब पढ़ लेता हूँ, तो भाई साहब शायद आप या तो आपके कपाल गुहा का आयतन कुछ 5000 cc है, 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर है आपके सेरेब्रल कैपेसिटी, और फिर आपकी जो रिटेनिंग कैपेसिटी है उसमें वो भी बहुत अच्छी है। मतलब जितनी चीज़ें सुनते हैं वो कुछ आपको भूलती नहीं है। और तीसरी चीज़, जो आपका मतलब रिटर्निंग कैपेसिटी तो हो ही गया ना, आपकी IQ जो है यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप वहाँ लगाएंगे, इंटेलिजेंस क्वेश्चनेयर जो आपका है वो भी क्षमता बहुत अधिक है। यानी कि हैं आप अभी 22-23 साल के, लेकिन आप जो है 96 साल के व्यक्ति के बराबर सोचते हैं। तो आपकी तीनों चीज़ें बहुत बेस्ट होंगी। तो शायद ये लेक्चर ऐसे ही सुन करके आपका सफलता प्राप्त हो जाए आपको, अदरवाइज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। और हाँ, ये लेक्चर बिल्कुल उन लोगों के सुनने लायक है जिन्होंने एक बारी फुली कवरेज कर लिया होगा NCERT या फिर बाकी किसी कोचिंग सेंटर से बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ली होगी। उनके लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है।
तो मैं बता रहा था कि ये जो वैसोप्रेसिन होता है और जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं कि जब ये आपके पश्चपाली, मैंने बताया पोस्टीरियर लोब ऑफ द माइंड से निकलते हैं, सर के पोस्टीरियर लोब से निकलते हैं, और ये डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मैं डी से डायबिटीज दिखा रहा हूँ, इंसिपिडस, ठीक है ना, इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस नामक बीमारी जो होती है, यानी कि डायबिटीज बीमारी जो है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर इसी को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, कि जैसे भाई जो वैसोप्रेसिन है ये एंटी डाययूरेटिक का काम भी करता है। डाययूरेटिक मतलब कि मतलब आप जो है आपको टॉयलेट ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि टॉयलेट ज़्यादा आती है, ठीक है, कंट्रोल नहीं होती, तो वो भी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की तरह भी काम करता है, उसकी कंट्रोलिंग करता है। उसके अलावा जो माताएं होती हैं, सॉरी जो भी मैमल्स हैं, उसमें जो फीमेल वर्जन मतलब फीमेल वाला पार्ट है, वो होता है कि वो दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित करता है, यानी कि वो आपकी मेमोरी ग्लैंड जो होती है, जैसे मान लीजिए कि माताओं में जो भी स्तन होते हैं उसमें मेमोरी ग्लैंड्स, यानी कि जहाँ दुग्ध बनता है, ठीक है, उसको स्रावित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए भी ये जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। दूसरा आती है आपकी थायराइड ग्लैंड, मैंने बताया इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, इसकी अवस्थिति है मस्तिष्क में, ठीक। दूसरा आता है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मैंने कई बार बताया कि जो आपका नेक होता है, ठीक है ना, यहाँ पर थायराइड जो है कुछ इस आकार का थायराइड ग्लैंड ऐसे आपके नेक में होता है, ठीक, तो इसी को थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। इसमें से क्या स्रावित होता है, इससे स्रावित होता है सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है ना। उसके अलावा आपका एस्ट्रोजन नहीं स्रावित होता है बेसिकली, लेकिन एस्ट्रोजन को जो चीज़ें मतलब वो करती हैं, क्या बोलते हैं कि प्रेरित करती हैं एक तरह से, ठीक है ना, कैटलिस्ट का काम कर रही हैं। फिर प्रोजेस्टेरॉन, ये भी स्रावित नहीं होता है, ये केवल इसके प्रेरित करता है इसको, ठीक है, ये याद रखिएगा दोनों चीज़। फिर उसके बाद इसमें थायराइड जो है, ये थायराइड को ही मैनेज कर रहा है, मैंने ये लिख रखा है, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या क्या है, क्या क्या स्रावित हो रहा है और किस किस चीज़ से संबंधित चीज़ें प्रेरित करने के लिए स्रावित हो रही हैं। पहला तो सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन क्या है, ये एक वृद्धि हार्मोन है, किसी भी मनुष्य में सोमेटोट्रोपिन इज ए वृद्धि हार्मोन। फिर आपका दूसरा आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है, प्रोलैक्टिन आपके जैसे दुग्ध श्रवण हो रहा है, स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियां हैं, ठीक है, तो दुग्ध श्रवण का नियंत्रण जो करेगा वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के थ्रू होता है, तो उसका श्रवण किससे होगा, थायराइड ग्लैंड से होगा, ठीक। एस्ट्रोजन स्रावित हो रहा है, किसी महिला में एस्ट्रोजन स्रावित हो रहा है, या पुरुष में प्रोजेस्टेरॉन मतलब सॉरी महिला में ही प्रोजेस्टेरॉन स्रावित हो रहा है, ठीक, या फिर मतलब पुरुषों में अगर कोई टेस्टोस्टेरोन टाइप का स्रावित हो रहा है, यानी कि शुक्राणु सर्ग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो गवर्न की जाती हैं, मतलब ये नहीं कि स्रावित उससे होता है, उसके लिए तो अपनी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, बॉडी में, बट इसको प्रेरित करना, स्रावित करने में मतलब एक प्रेरक की सहायता से मदद करना, बेसिकली प्रेरक हार्मोन है उसके लिए थायराइड, ठीक। फिर उसके अलावा आपका थायराइड को मैनेज करता है, सब लोग कहते हैं थायराइड बढ़ गया तो थायराइड को भी मैनेज करने का समझ करता है, मतलब कुल मिला के अगर देखेंगे तो शारीरिक वृद्धि का नियमन करेगा, थायराइड के श्रवण को देखेगा, ठीक है, जो सेक्स हार्मोन्स है उनके श्रवण का नियमन करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके दुग्ध ग्रंथियों से संबंधित जो दुग्ध है उसका नियंत्रण करेगा, ठीक, जनन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करेगा। उसके साथ साथ ये मेलेनोसाइट को भी जो है ये रिलीज करता है, मेलेनोसाइट, ठीक है ना, ठीक। मेलेनोसाइट क्या है, मेलेनोसाइट एक मेलानिन पिगमेंट होता है। देखिए मैं यहाँ पर आपकी स्किन बना रहा हूँ, मान लीजिए आपका हाथ है, नहीं थोड़ा सा ये तो थाइनोस का हाथ बन रहा है, चलिए यहाँ पे देखिए, सपोज करिए हाथ है, बहुत खूबसूरत तो नहीं बना पाऊंगा मैं, ठीक, कुछ ज़्यादा खतरनाक बन रहा है, कोई बात नहीं। तो ये जो आपकी स्किन का कलर है, ठीक है ना, इसमें मेलानिन पिगमेंट पड़े होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपने ऐड देखा होगा तो कहते हैं SPF 15 वाला लगाइए, सन की रेस का असर नहीं होगा, तो बेसिकली ये मेलानिन पिगमेंट होते हैं। मेलानिन पिगमेंट क्या है कि मेलानिन पिगमेंट अगर कम होगा तो आप एकदम वाइट होंगे जैसे ब्रिटिश पीपल होते हैं, और मेलानिन पिगमेंट अगर थोड़ा ठीक ठाक होगा जैसे इंडियन पीपल होते हैं, विटिश कलर होता है, मतलब गेहुआ कलर, वीट में बोल रहा हूँ, वाइटिश नहीं, विटिश कलर। और देन अगर मेलानिन पिगमेंट कुछ ज़्यादा ही भरा होगा तो मुझे बताना नहीं है, ठीक है, कि कौन लोग ऐसे होते हैं। आप अफ्रीका की ओर चले जाइएगा घूमने, ठीक है, वहाँ पे जो काला लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देगा उनके पास मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो ये मेलानोसाइट का भी श्रवण करते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट, थायराइड में मैंने इतना बता दिया। फिर आता है आपका पैराथायराइड। तो पैराथायराइड का जो काम है वो है आपका कि बेसिकली ये करता क्या है कि ये टिटैनी कंडीशन, यानी कि टिटनेस जैसी जो कंडीशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक।
अब थायराइड में कुछ चीज़ें और बतानी थी मुझे, मैं यहाँ देख के छूट गया। तो ये पहला कह रहा है कि मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा क्या है, थायराइड के कारण ही होता है, यानी कि अगर थायराइड का अल्प स्रवण होगा, अगर थायराइड ग्लैंड से थायराइड का अल्प स्रवण होगा तो उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाएंगी, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है वो मंद हो जाएगा, और उसके मंद होने से, ठीक है ना, आपके बॉडी का टेम्परेचर या जो ब्लड प्रेशर होता है या फिर मेंटल जितनी प्रूडेंसी, जितनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए मानसिक रूप से, वो नहीं हो पाएगा। आप सुस्त, कमजोर, बेवकूफ़, मतलब एक बेवकूफ़ का मतलब कि बेवकूफ़ी हो जाएगी आपके अंदर, मतलब बुद्धिमान नहीं रह जाएंगे। तो उसी को मिक्सोडीमा कहते हैं। ये डिजीज़ है एक तरह की, ठीक है ना, मिक्सोडीमा कहलाएगा। किसके कारण हो रहा है? ये भी थायराइड के कारण हो रहा है। फिर कह रहा है हाशीमोटो डिजीज़। हाशीमोटो डिजीज़ जो है, इसमें क्या होता है, इसमें थायराइड, जैसे ये आपका सुसाइड ऑफ थायराइड है, यानी कि ऐसा ऑटो इम्यून हो जाता है बॉडी कि आपके थायराइड को ही वो ग्लैंड से स्रावित होने वाला पदार्थ जो है नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी को हाशीमोटो डिजीज़ कहते हैं कि इसमें रोग, इस रोग में क्या होगा, थायराइड ग्रंथि जो है नष्ट हो जाएगी, ठीक। तो एक इसमें ऑटो इम्यून डेवलप हो जाता है, थायराइड ग्रंथि को आत्महत्या कर देता है, मतलब स्वयं आत्महत्या कर लेगा। तो ये डिजीज़ भी आपकी दो थायराइड के नाते होती हैं। फिर आता है पैराथायराइड। पैराथायराइड मैंने हिंदी में लिख रखा है। पैराथायराइड में क्या होता है कि अगर पैराथायराइड हार्मोन जो आपके शरीर से निकल रहा है, अगर वो कम हो जाए किसी वजह से, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन अगर आपके बॉडी से जो निकलता है वो कम हो जाए, मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। नहीं नोट किया है तो आप लेक्चर पीछे करके नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, हाँ, तो पैराथायराइड क्या होता है, अगर इसकी मात्रा जितनी निकल रही है उससे कम निकले, ये कम मात्रा में निकलेगा, तो क्या होगा कि कैल्शियम और फास्फोरस के, कैल्शियम के आयन और फास्फोरस के आयन का जो है, ये क्या करता है आपका, वो करता है, मतलब कंट्रोलिंग करता है फास्फोरस के आयन का। तो होगा क्या कि जब इसकी मात्रा कम निकलेगी तो इस स्थिति में आपका एक तो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी कि छिद्रयुक्त हड्डियाँ हो जाती हैं, छिद्रयुक्त, क्योंकि भाई कैल्शियम जो है पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हुआ, तो इसी से कैल्शियम मिला नहीं तो हड्डियां छिद्रयुक्त हो गई। और दूसरा टिटैनी कंडीशन होती है। टिटैनी कंडीशन मतलब मांसपेशियां खिंचाव की स्थिति होती है, ठीक है ना, शरीर ऐंठ जाएगा, खिंचाव की स्थिति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंकाल पेशी में जो फैलाव की क्षमता होती है वो कम हो जाती है इसके कारण, मतलब बेसिकली ये कंकाल पेशी को ही प्रभावित करेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। नेक्स्ट आता है थाइमस। ये थाइमस है, थाइनोस नहीं है, ठीक है ना। थाइमस क्या होता है? चलिए, थाइमस क्या होता है? थाइमस आपकी एक ग्लैंड है जो पाई कहाँ जाती है, पाई जाती है आपके दोनों लंग्स के बीच में, दोनों फेफड़े हैं आपके, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके बीच में आपकी थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, ये आपका एक तरह से प्रतिरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब इम्यूनिटी जो है आपकी, उसको आपका डेवलप करने के लिए, या मतलब सेल्फ इम्यूनिटी रखने के लिए एक तरह से वो काम करता है कि प्रतिजैविक टाइप की चीज़ें, प्रतिजैविक मतलब एंटीबैक्टीरियल टाइप की चीज़ें जो है वो निकालता रहता है। और अगर इसका उत्पादन घट जाए, यानी कि थाइमस ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स स्रावित हो रहे हैं, अगर उनका उत्पादन घट जाए तो क्या होगा, जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र होगा उसको कमजोर कर देगा, ठीक। तो ऐसा कब होता है? जब आपका बुढ़ापा आएगा तो आपकी थाइमस ग्लैंड से निकलने वाली जो भी लिम्फोसाइट है, यानी कि ऐसा है कि उसमें पेप्टाइड्स निकल रहे हैं, ठीक। पेप्टाइड्स क्या करेंगे कि सीधे लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में भूमिका निभाते हैं, जो टी लिम्फोसाइट होता है। कल मैं बताया था बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट में बताया कि थाइमस से निकलता है और बी लिम्फोसाइट में बताया बोन मैरो से निकलता है। तो वही है ये, थाइमस जो है वो सीधे टी लिम्फोसाइट को गवर्न कर रहा है, यानी कि टी लिम्फोसाइट अगर कम निकलेगी या नहीं निकलेगी तो उस हिसाब से बॉडी जो है प्रतिरक्षा नहीं कर पाएगी। देन आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी आप 4 साल पहले अगर जाएं तो आपको बायोलॉजिकल क्लॉक को लेकर के नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, नाम मुझे नहीं पता, बट ये उस समय चल रहा था, मुझे इतना याद है कि पीनियल मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक को लेकर के आपको मतलब कुछ लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। तो पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह से वर्क करती है। अब प्रश्न ये है कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती क्या है? जो हमारे पुराने चावल हैं, मतलब जो प्रिपरेशन कर चुके हैं, उन्हें तो अच्छे से पता होगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, लेकिन जो नए चावल हैं उन्हें नहीं पता होगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है आप कोई काम 1-2 दिन 3 दिन करते हो और फिर आप ऑटोमेटिकली वो काम करने के लिए उसी टाइम पे आपको नीड होती है। जैसे मान लीजिए कि आप शुरू में आप कोचिंग जाना आपने स्टार्ट किया,
9th वाइन्थ में, ठीक है, 9th के आसपास में आप कोचिंग जाना स्टार्ट किया तो आप 5 बजे कोचिंग चले जाते हो। वैसे आप सो के उठते थे 7 बजे, ठीक है, 8 बजे का स्कूल था आपका, बट आप 5 बजे कोचिंग जाने के लिए उठना शुरू किए। तो आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप उठे, ठीक है, आपकी मदर ने सहायता की, आप अलार्म लगा के उठे, बट आफ्टर सम डेज, वैसे तो 21 दिन की साइकिल होती है, कहा जाता है कि ये 21 दिन की साइकिल होती है कि 21 दिन अगर आप कोई काम कर ले तो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है। बट मैं उसे हल्के में बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए 5-6 दिन भी आप उठे तो भी आपकी जो है बायोलॉजिकल क्लॉक आपको हेल्प करती है कि 5 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास आपकी नींद अपने आप टूट जाएगी, ठीक है ना, और आप एक मतलब समझ रहे हैं, एक स्केड्यूल में बंध जाएंगे कि मतलब वो काम करना है, एक साइकिल आपकी स्केड्यूल में बंध जाएगी कि भाई इतने बजे उठ जाती है, नींद खुल जाती है, ठीक। उसके बाद आपका इसके साथ साथ क्या करता है पहले तो आपको बायोलॉजिकल क्लॉक का निर्धारण कर दिया, दूसरा क्या करता है ये, जैसे मतलब एक तो टेम्परेचर मेंटेन करेगा, सोने जागने का टाइम निर्धारित करेगा, उसके बाद जो महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो भी मासिक धर्म है, उसको भी निर्धारित करता है, ठीक है, उसका जो भी वास्तविक समय होगा उसको मतलब सही समय पे ले आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को कैसे पता चल रहा है, आपकी बॉडी में कोई घड़ी, टाइमर या फिर स्टॉप वॉच टाइप का तो लगा नहीं है ना अलार्म क्लॉक, बट वो फिर भी उस टाइम पे आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई अंदर से उसको गवर्न कर रहा है। तो पीनियल ग्लैंड जो है उसको गवर्न करने का काम करती है, ठीक है ना। इसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक है हम लोग की, ठीक ना। जो हार्मोन स्रावित करती है उसका नाम है मेलाटोनिन, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीनियल ग्लैंड। टेस्टिस क्या होती है, टेस्टिस जो है पुरुषों में पाया जाता है, नीचे जो है वृषण कोश में 2 वृषण होते हैं, उसी को टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हार्मोन स्रावित करते हैं उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक। उसका देता है ओवरी में क्या होता है कि 3 टाइप के हार्मोन्स आएंगे, एक रिलैक्सिन आएगा, एक प्लेसेंटल आपका आता है, मतलब वैसे तो आता है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ही स्रावित करते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड, जो मैं ये बताया हूं टेस्टोस्टेरोन ये भी करेंगे, बट पहले एस्ट्रोजन और ये स्रावित करेंगे, ठीक है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो है आपकी ओवरी स्रावित करेगी। तो समझ ही रहे हैं कि करता क्या है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है जो मैंने बताया था कि जो टोटल ऑटोसोम के बाद जो 2 और बचते हैं, एलोसोम्स जो बचते हैं, ठीक है ना, वो आपके उसके द्वितीयक लक्षण जो प्रदर्शित करते हैं, तो उसी में ये ओवरी का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन स्रावित करना। फिर आता है आपका हाइपोथैलेमस जो होता है, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये पीयूष ग्रंथियों को मतलब नियंत्रित करेगा एक तरीके से, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस जो होगा। और ये पहले तो जो मस्तिष्क में पाई जाएंगी, मतलब कौन सी कोशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, मस्तिष्क में जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मैंने बताया सबसे पहले, जो पीयूष ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनको हाइपोथैलेमस जो है निर्धारित करता है कि मतलब किस तरह से वो काम करेंगी, ठीक है। फिर आता है एड्रेनलिन। तो एड्रीनल ग्लैंड जो हमारी होती है, जैसे मैं किडनी पढ़ा रहा था तो मैं भूल गया आपको पढ़ाना, जैसे मान लीजिए ये आपकी किडनी थी, ठीक है, तो किडनी के इधर ऊपर एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, छोटी सी ग्लैंड चिपकी होती है। इसी ग्लैंड को आपका क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना। एड्रीनल ग्लैंड जो है FFF यानी कि फाइट फ्लाइट फ्राइट, यानी कि भय लगना, लड़ाई, उड़ो, मतलब जो आप जब यंग होते हैं, प्यूबर्टी एज जब होती है 14 साल के आसपास, 14-15 के आसपास या 13-14 के आसपास, तो उस समय जो शरीर में एक जोश होता है किसी को भी हल्के में लेना, और वो रहती है 10-12 साल, 15 साल, तो किसी को भी हल्के में लेना, लड़ जाना, ठीक है, किसी से डरना नहीं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके एड्रेनलिन जो उसमें हार्मोन छूटता है, निकलता है, स्रावित होता है, उसके थ्रू आती है। एड्रेनलिन इज ए फाइट फ्लाइट फ्राइट, मतलब ये आपको देता है, एक सिंड्रोम है, ठीक। तो एड्रेनलिन जो है वो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है और ये आपको जो है तेजस्वी बनाता है, उड़ो या लड़ो भी कहते हैं इसको, ठीक है। पेपर में आपको देगा उड़ो या लड़ो सिंड्रोम के नाम से कौन सा जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो मैंने जो आपको पढ़ा दिया वो देख लीजिए एक बार क्या क्या पढ़ा है। मैंने बताया पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनल, टेस्टिस, ओवरी, हाइपोथैलेमस और एड्रेनलिन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी ये बताया है आपको, ये अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद इससे
एक प्रश्न, इतना तो कहा जा सकता है कि कम से कम एक प्रश्न जो है आपका बहुत आराम से बन जाएगा आपका। इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है। तो इसको कोई भी, जो भी मेरे फ्रेंड यहाँ पर देख रहे होंगे, वो इसको नोट डाउन जरूर करेंगे एक पेज पर। और आपको बाकी चीज़ें जहाँ मिलती हैं, जैसे इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो छूटी हुई है, जैसे मान लीजिए कि जो आपका पैंक्रियाज होता है उससे ग्लूकागन निकलता है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें मैं नहीं इसमें बता पाया हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें नहीं बताया हूँ वो चीज़ें आप जब भी क्वेश्चन करेंगे आपको मिलता है तो उस नोट्स में ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड आती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? मतलब बहिर्स्रावी, रहती तो शरीर में ही है लेकिन बाहर की ओर स्राव करेंगी तो बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहा जाएगा। आएंगी ये भी एंडोक्राइन के अंदर में ही, जैसे स्वेट ग्लैंड, आपके पसीने की या स्वेद ग्रंथियां जो होती हैं, स्वेद ग्रंथियां जो होती हैं, ठीक, ये कौन सी होती हैं? एक्सोक्राइन होती हैं। आपकी स्किन है, ठीक, तो स्किन के बाहर जो है ये बूंद के माध्यम से पसीना निकल रहा है, ठीक है ना, ठीक। उसका आता है सलाइवरी ग्लैंड, जो आपकी सलाइवा है यानी कि लार जो है, ठीक, ये क्या है? एक्सोक्राइन है, आपके मुंह से बाहर निकल रहा है, ठीक। मेमोरी है, दूध ग्रंथियां या दुग्ध ग्रंथियां, ठीक, तो ये भी आपकी बाहर की ओर स्रावित होती हैं। लैक्राइमल है, आंसू, ठीक है, आंसू वाली ग्रंथियां। सिबेसियस है, यानी कि जो भी ऑयल निकलता है, तैलीय त्वचा होती है, फिर मैं तैलीय लिख रहा हूँ, तेल लिख दे रहा हूँ भाई, ठीक है। तैलीय त्वचा जो होती है, सिबेसियस ग्लैंड, ठीक। उसका आता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट मतलब जो आपके जनन अंग है उनसे जो निकलता है, जनन अंगों से, ठीक। फिर म्यूकस, म्यूकस आपके जो आपका कह दीजिए श्लेष्मक है, श्लेष्मक, ठीक, जैसे जो चिकना पदार्थ है नाक से निकलता है, ठीक, गले से निकलता है, पेट में होता है, ठीक है ना, वो म्यूकस ग्लैंड है। तो ये सारी क्या होती हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ, बाहर की ओर स्रावित होती हैं। आप चाहें तो उनको बॉडी से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ का है। मिक्स ग्लैंड का यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा। मिक्स ग्लैंड में या मिश्रित ग्रंथियों में एक ही ग्रंथि आती है, इसका नाम है पैंक्रियाज। ठीक, पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय, ठीक, ओके। फिर आता है डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी। बीमारी में कौन कौन सा आता है? जैसे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां उनके नाते बीमारी भी हो सकती है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां उनके नाते बीमारी भी हो सकती है। कौन सी बीमारी आती है? पहला आता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब होता है बौना। आपने देखा होगा, जब तक जहां में सुबह शाम है, जब तक जहां में सुबह शाम है, ठीक, कौन सी मूवी है? वेरी गुड, ठीक है। तो इस मूवी में आप देखते होंगे एक बदमाश बौना है, ठीक है। वो बदमाश बौना बदमाश इसलिए होता है क्योंकि सोमेटोट्रोपिन जो कि वृद्धि हार्मोन होता है, सोमेटोट्रोपिन, जो बोल रहा हूँ वही लिखना है, तो आप मुझसे हिंदी में मत लिखवाया करिए, ठीक है। तो सोमेटोट्रोपिन जो वृद्धि हार्मोन है, ठीक है, या इसके अलावा जो एक होता है थायरॉक्सिन जो वृद्धि हार्मोन है, अगर इनका श्रावण कम हो, अगर ये कम सेक्रेट हो, इनका श्रावण कम हो, ठीक है ना, अगर इनका श्रावण कम होगा तो ड्वार्फिज्म या बौनापन आएगा। अब आता है जाइगैंटिज्म। जाइगैंटिज्म यानी कि भीमकायता, जय भीम, ठीक। तो भीमकायता जो है, नहीं वो चीज़ नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। तो जाइगैंटिज्म या भीमकायता क्या है कि शरीर लंबी चौड़ी खली जैसी हो जाए, ठीक है ना। एक्चुअल हाइट और वेट ऐसा होना चाहिए, और जो है इन भाई साहब का इतना बड़ा, इतने लंबे चौड़े हो गए हैं, ठीक। तो ये भीमकायता जो है ये क्यों होती है? सेम यही सोमेटोट्रैपिन और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रवण होता है तो आपकी जाइगैंटिज्म आ जाती है, रुक ही नहीं रहे हो आप, ठीक। नेक्स्ट आता है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होता है कि एक तरह की बीमारी है, मुंह ऐसे लंबा सा हो जाएगा। बाल किसी भी तरह का कटवा लीजिए, ठीक है ना, हीरो बनने के लिए, ठीक, ऐसा मुंह लंबा सा हो जाएगा। हंस रहे हो, इतना बड़ा मुंह खुला है, ठीक है, ऐसे लंबा एकदम मुंह आ जाएगा ऐसे, ठीक।
एक्रोमेगैली बोला जाता है। एक्रोमेगैली क्या है कि वयस्क अवस्था में अगर सोमेटोट्रोपिन की अधिकता होती है, कब होती है? वयस्क अवस्था में सोमेटोट्रोपिन की अधिकता या अधिक श्रवण होता है तो मनुष्य की लंबाई सामान्य से अधिक बढ़ जाती है, जबड़े का आकार बढ़ जाता है। वही जो मैंने बताया, ये जबड़े का आकार, जो जबड़ा है आपका, ये आकार जो है इस तरह से लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, और लंबा हो जाएगा। ये होठ, एक होठ ये, और ऐसे ऐसे बोलोगे आप, ठीक है। खतरनाक लग रहा है ना बिल्कुल, क्या स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ कभी कभी। रुकिए थोड़ा सजा दिया जाए, वाह, ठीक है, लग रहा है चिल्ला रहा है। तो यही एक्रोमेगैली, इसको प्रॉब्लम हो गई है। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हिंदी में लिख लो, एक्रोमेगैली, ठीक है ना, बढ़िया बीमारी है। एक बुक मैंने पढ़ी थी जिसमें किसी को हुआ था ये, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा। फिर आता है एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ जो है, इसमें दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है मिनरेलोकार्टाइट, दूसरा है ग्लूकोकार्टाइट, कार्टिकाइट, ठीक है ना। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, मिनरेलोकार्टिकाइट और ग्लूकोकार्टिकाइट, इसमें क्या है कि अगर इनका जो भी सेक्रेशन है बॉडी में, ठीक है, ये अगर कम होता है, यानी कि कम उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न कम हो रहा है, प्रोड्यूस कम हो रहा है, सीक्रेट कम लग रहा है, सीक्रेट कम हो रहा है, तो इस स्थिति में भूख नहीं लगती है, ठीक है, और आपका जो शरीर का रंग है वो थोड़ा सा डार्क शेड हो जाएगा, यानी कि आप थोड़ा सा काले पड़ जाओगे, काला पड़ जाना, ठीक, काले पड़ जाओगे, तो ये एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। फिर एक होता है कुशनिंग, कार्टिसोल के कारण एक होता है कुशनिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं कि कार्टिसोन जो है वो, अगर कार्टिसोल जो है वो अधिक मात्रा में श्रवण होता है तो कुशनिंग सिंड्रोम होता है। फिर अडल्टोस्टेरोन होता है, अडल्टोस्टेरोन जो होता है, अडल्टोस्टेरिज्म जो होता है अडल्टोस्टेरोन के नाते होता है, ठीक। अडल्टोस्टेरोन क्या है कि ये एड्रिनल से स्रावित होता है, वही जो उड़ो लड़ो टाइप का है, उसी से ये भी, एड्रेनालिन के अलावा ये भी एडल्टोस्टेरोन भी स्रावित हो रहा है, ठीक। कब स्रावित होगा? देखिए, एडल्ट को अलग कर लीजिए, इस अवस्था में स्रावित होगा। अगर अधिक स्रावित हो गया तो एडल्टोस्टेरोन हो जाएगा, जिसके कारण आपका मतलब ब्लड प्रेशर उसी अवस्था में अधिक रहेगा, एकदम मार पीट देंगे किसी को, ठीक। फिर होता है आपका अगला गायनिकोमेस्टिया, ठीक है ना, गायनिकोमेस्टिया लिख दे रहा हूँ, गायनिकोमेस्टिया, ठीक है, गायनिकोमेस्टिया। फिर आता है प्रीशियस प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आता है। ये क्या है कि अगर 9 से 10 उम्र में ही जो बालिकाएं हैं, अगर उनका मान लीजिए कि शारीरिक लक्षण, इस तरह के लैंगिक लक्षण विकसित होने लगे, ठीक है, मतलब स्तनों का विकास हो रहा है और फिर मासिक धर्म की शुरुआत हो रही है 9-10 की उम्र में, मतलब कम उम्र में, ठीक, तो इसको जो है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी कहते हैं, या असामयिक यौवन कहते हैं, इसी को हिंदी में असामयिक यौवन, ठीक। फिर आ रहा है आपका नपुंसकता, ठीक है ना, इनोक्योडिज्म। तो ये जो नपुंसकता है, ये क्या होता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, पुरुष में स्रावित होना बंद हो जाए किसी तरीके से, ठीक, तो नपुंसकता होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपने, ये क्या, देखिए हमारी टीम ने क्या बना दिया है, देख रहे हैं आप, वेनम बना दिया मेरे लिए। तो ये सब काम टीम से कहना है कि ना करें। चलिए, वेनम यहाँ पर नहीं पढ़ पाएगा, वेनम को तो कोई डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। आइए, तो फिर आता है ह्यूमन इम्यूनिटी और डिजीज़। ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है, जो चीज़ें इसमें बचती हैं वो चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो हमारा है ह्यूमन इम्यूनिटी एंड डिजीज़, यानी कि मानव प्रतिरक्षा बीमारी। हाँ, तो चलिए इसमें देखते हैं, कुछ मैंने एक फ़ोटो बनाया है, ठीक है ना, और ठीक, तो ये भाई साहब हैं जो पहले वेनम थे, अब ठीक ठाक हो गए, इनकी बीमारी ठीक हो गई है। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें समझना है कि ह्यूमन इम्यूनिटी होती क्या क्या है। तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, समझ लीजिए, बहुत आसान सा है। पहला होता है सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी,
ठीक। और दूसरा होता है एक्वायर्ड, ठीक है। एक्वायर्ड मतलब होता है उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। तो ये दो तरह की इम्यूनिटी होती है। पहला होता है सहज प्रतिरक्षा, जो हमारी बॉडी में ऐसे ही मौजूद रहती है। किस माध्यम से मौजूद है? जैसे मान लीजिए थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, या फिर यहाँ पर बहुत सारे लिम्फेटिक नोड्स हैं, लसिका के जो आपका गांठें थी वो हैं, ठीक, हाथ में है, साइड में है, ठीक है ना, आर्मपिट्स में, या लिम्फेटिक वेसल्स हैं आपके बाकी अंग के आसपास, या अपेंडिक्स हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह की, या स्प्लीन हो गई, ये स्प्लीन हो गई, ये प्लीहा। तो कुछ ऐसे अंग हैं जो कि हमारे बॉडी में मौजूद हैं। जैसे इसी के साथ साथ यही नहीं, या अगर आपका ये जो ग्लैंड है जो स्वेट करता है, यानी कि जो आपकी पसीने की ग्रंथियां हैं, पसीना जो ग्रंथि है वो भी आपका इम्यूनिटी देता है, ठीक है। सीबेसियस जो है वो भी देता है इम्यूनिटी थोड़ी सी। कान में से वैक्स आ रहा है तो ठीक है, वो कुछ ऐसी चीज़ों को अंदर नहीं जाने देगा कान को, या म्यूकस है तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को अंदर नहीं जाने देगा। तो ये सारी इम्यूनिटी जो है ये आपकी सहज प्रतिरक्षा है, जब से व्यक्ति पैदा होता है तब से रहता है। प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा क्या है? मतलब किसी से रक्षा करना। मान लीजिए शारीरिक जो क्षमता है वो किसी विषैले पदार्थ या टॉक्सिक के थ्रू शरीर में एंट्री ना करे, शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है कि शरीर भाई अब खुद को जो है समुचित रूप से रखने के लिए, कि जैसे मान लीजिए जो प्रोडक्ट बढ़िया पैदा हुआ था उसी तरीके का बढ़िया रह जाए, ठीक है, उसके लिए बॉडी में प्रतिरक्षा प्रणाली डेवलप होती है। मैंने बताया था कि WBC उसमें एक बहुत हेल्पफुल कारक है, उसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट मैंने कल पढ़ा है। तो ये भी प्रतिरक्षा करने में जो है सहायता कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो सहज प्रतिरक्षा है वो हमारे बॉडी में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं। दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा तो दो टाइप की हो सकती है। पहला कि बेबी पैदा जब होता है तो माँ का दूध पीता है। देखिए ये चीज़ें लिखवा नहीं रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। बेबी जब पैदा होता है तो माँ का दूध पीता है, ठीक। तो जब माँ का दूध पीता है तो उससे भी जो है उसको बहुत सारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। फिर उसमें है क्या कि दो टाइप की है ना, मैंने बताया कि जो पहली टाइप मैंने बताई पैसिव, यानी कि निष्क्रिय, वो कैसे होता है कि अस्थायी प्रभाव उसका, माँ से नवजात शिशु में आया, शिशु में स्तनपान के द्वारा आया, इत्यादि के द्वारा आया। उसका दूसरा आता है एक्टिव। जैसे अभी आपको कोविड का वैक्सीन लगा, आपने एक्सटर्नली कोई पोलियो का जो पेंटावेलेंट ड्रॉप पीते हैं, ओरल वैक्सीन चल गई है, ठीक ना, जो जेम्स सॉक ने स्टार्ट की थी, ठीक है। ये पोलियो की वैक्सीन पूछता है, पोलियो का टीका, ठीक है ना, जेमसॉक, ठीक। तो इस प्रकार जो है कई टाइप जो है आपका आया। तो पोलियो का टीका यानी कि जो वैक्सीन है वो जेमसॉक लेके आए थे, लेकिन ओरल वैक्सीन जो चल रही है इस समय, जिसका ड्रॉप पिलाते हैं, वो सैबिन लेकर के आए थे, ठीक। तो इस सब तरह का, इसके लिए सरकार ने बहुत सारा योजना शुरू किया। मिशन इंद्रधनुष के तहत आपका टीकाकरण शुरू किया। उसके बाद 2019 के लास्ट में मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू किया, ठीक है ना, IMI 2.0 शुरू किया, ठीक, टीकाकरण के लिए। उसके अलावा उससे पहले 1985 में आपका UIP लेकर के आई थी, सार्वभौमिक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि सार्वभौमिक टीका प्रोग्राम। उसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, TB, मेनिंजाइटिस, या फिर मेनिंजाइटिस नहीं, मिजल्स, पोलियो, जापानी इंसेफेलाइटिस, HIV, B, रोटावायरस, इस सब के बारे में फिर टीकाकरण उस समय हो रहा था। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो बाद में आपकी इम्यूनिटी डेवलप करेंगी। आपके अंदर शरीर में होता है लिम्फोसाइट सेल होती हैं, जिसमें मैंने कल ही बताया, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। फिर कुछ वायरल डिजीज़ हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वायरल डिजीज़ क्या क्या है कि भाई विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। तो विषाणु जनित रोग है आपका पहला विषाणु जनित रोग है स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स क्या है? ये वेरियोला मेजर या वेरियोला माइनर के नाते होता है, ठीक। होता क्या है कि 14 दिन में या 10 दिन में इसके लक्षण आते हैं।
सिर दर्द होगा, शरीर पे चकत्ते फफोले पड़ जाते हैं, माता जी नाम से जाना जाता है। ठीक, कोई प्रभावी उपचार तो है नहीं, क्योंकि वायरल डिजीज का कोई प्रभावी उपचार नहीं होता। जैसे सर्दी ही है तो कोई प्रभावी उपचार नहीं है उसका, वो आपकी ठीक हो जाएगी, बट कोई ऐसा उसके लिए टीका या इस तरह की चीज़ें नहीं है। कोविड के लिए तो फिर भी है। ठीक है, इसमें यह है कि जो रोगी होते हैं उसको कहा जाता है कि बाकी लोगों से संपर्क में ना आए। अगर बाकी लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनको भी ये बीमारी हो जाती है। ठीक, फिर आता है पोलियो। पोलियो आपको पता है कि जिस अंग में हो जाएगा वो अंग काम नहीं करता, बेसिकली पैर में होता है। बच्चा जब पैदा होगा तब तो ऐसा नहीं होता है, बट पोलियो के विषाणु जो है वो अगर एक बार बच्चे के अंदर प्रवेश कर गए तो उसके पैर को, हाथ को, किसी भी पोर्शन को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ठीक है, तो हालांकि भारत में ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग पोलियो फ्री हो चुके हैं, हमारे जो पोलियो का केस नहीं आता। ठीक, उसमें 2 तरह की वैक्सीन थी। मैंने बताया कि पहले आईपीवी चलती थी, एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की चलती थी, फिर ओरल पोलियो वैक्सीन आ गई जो 2 बूंद जिंदगी के लेकर के ऐड आता था पहले। ठीक है, अब देखते होंगे जब से पोलियो रेडिकेट हुआ है, यानी कि उन्मूलन हुआ है उसका भारत से, तब तक इस तरह का तब से इस तरह का कोई ऐड नहीं आता है। ठीक है, फिर पोलियो के बाद आता है आपका रेबीज़। रेबीज़ क्या है? रेबीज़ एक बहुत ज़बरदस्त बीमारी है। ज़बरदस्त बीमारी क्या है? होता क्या है, जो डॉग होता है या जो भी कैनाइन वाले एनिमल हैं जिनका ये वाला दांत, ड्रैकुला दांत बड़ा होता है, इन 4 दांतों के अलावा, सॉरी 5 बन गया, 4 ही होते हैं ना आगे, 1 सेकंड, थोड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है, इन 4 दांतों के अलावा, ठीक है, एक में सोना लगवाया है, तो इन 4 दांतों के अलावा ये जो साइड के 2 दांत हो रहे हैं, ठीक है, ये कैनाइंस वाले जितने भी एनिमल है, जैसे बंदर भी होता है, उसके अंदर भी होता है आपके रेबीज़ के विषाणु आ सकते हैं। जो कुत्ता होता है उससे मोस्टली फैलता है। ठीक है, तो रेबीज़ के विषाणु अगर किसी डॉग के अंदर हैं और डॉग ने डॉग बाइट कर लिया मनुष्य को, और मनुष्य के अंदर अगर चला गया तो इसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया में क्या हो जाता है कि जो मनुष्य है वो देखेगा कि अच्छा ये पानी रखा है, ठीक है, पानी में रखा नहीं है, मीन्स पानी का अगर वाटर बॉडी कोई देखा, तालाब कोई देखा, ठीक, तो डर जाएगा, भागने लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुत्ते भी पानी से डरते हैं, तो वो भागने लगेगा, कुत्ते के ऐसे गुर्राने लगेगा, मुंह से लार छूने लगेगा। बहुत बेकार बीमारी है रेबीज़, वायरल डिजीज़ है, याद रखिएगा। गले में, सिर में दर्द होता है, शोर, तेज प्रकाश, ठंडी हवा, बहुत बुरा फील होता है, ये सारी चीज़ें जो कुत्तों को फील होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पानी से डर होता है, तो एंटी रेबीज़ जो है वैक्सीन आती है, बचपन में लग जाती है। एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, HIV वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। करता क्या है, जो हमारी टी लिम्फोसाइट सेल होती है उसको हिट करके ख़त्म कर देता है। जब हिट कर देता है तो शरीर में कोई भी रोग, अन्य रोग जो है बहुत आसानी से घर कर जाता है। जैसे टीबी सबसे पहले होती है, क्यों? क्योंकि एयरबॉर्न डिजीज़ है, हवा से हो जाएगी, तो धीरे धीरे जो है टीबी हो जाएगी, उसके लिए कोई प्रतिरक्षा रहेगी नहीं, टीबी बुरी तरह से शरीर में फैल जाएगी, खांसते खांसते व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो हमें लगता था पहले कि HIV में खांसी आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक आदमी नॉर्मल तरीके से जी सकता है, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह, बशर्ते वो जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, सुरक्षा रखनी पड़ती है उस केस में। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है 6 प्रकार का होता है, ABCDEG, ठीक। बेसिकली है क्या ये, जैसे आपका पीलिया होता है, जॉन्डिस, उसी का एक भयानक रूप है। यकृत में जो लीवर की डिजीज़ है, यकृत में होता है, ठीक है, और इसके लिए कोई गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन आता है, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन, ठीक है, ये लगाया जाता है, इससे ठीक होता है। होता क्या है, यकृत में जो भी पित्त वर्णक होते हैं, जैसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो होते हैं, वो अगर ये पूरी तरह से रिड्यूस्ड नहीं होते हैं, अपचयित नहीं होते हैं, आंखें, त्वचा, मूत्र पीला पड़ जाता है, और इस प्रकार जो है पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, भूख नहीं लगती है, कमजोरी लगने लगती है, भूख नहीं लगती है, तो इसको चेक करेंगे आप नाखून दबा करके, तो कहेंगे कि मतलब एनीमिक कंडीशन है, यानी कि खून की कमी है। तो यही होता है हेपेटाइटिस में। लीवर जो है बुरी तरह से संक्रमित होता है, ठीक, फिर पूरी बॉडी धीरे धीरे संक्रमित हो जाती है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है। हेपेटाइटिस E बहुत खतरनाक है, मतलब फैटल डिजीज़ है, घातक है। तो चलिए
अभी जो लाइफ साइंस का लेक्चर चल रहा था उसमें कुछ चीज़ें बच गई हैं, लेकिन अब हम लोग समय के हिसाब से शुरू करेंगे अगला अपना जो भी सेक्शन है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। और जो चीज़ें बच गई हैं वो मैं कभी लेक्चर लेके आ जाऊँगा, चूँकि ये फ्री लेक्चर है और आप में से कम ही लोग देखते हैं अभी तो इस लेक्चर को। ठीक है, बाकी जो हमारी एक पेड बैच चलने वाला है, प्री टाइम बैच, उसमें सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो अगर आप एक ज्वाइन करना है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। ऑफ़र शायद आज ही तक है। चलिए, धन्यवाद।